जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन। दोस्तों, जिस तरीके से हमारी मैंने एक हफ्ते से हालांकि वीडियो नहीं बनाई, लेकिन एक हफ्ता पहले मैंने अडानी के ऊपर जो वीडियो बनाई थी कि अडानी का गेम प्लान, उसमें समझाने की मैंने कोशिश की थी कि असलियत में अडानी को किसी भी तरीके से मोदी गवर्नमेंट या अपोजिशन या शेयर मार्केट की फॉर्म में देखने की जगह एक बड़े जियो पॉलिटिकल गेम की तरह देखे। आपको यहाँ स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से मैंने उसको एक्सप्लेन किया। और आज की अगर आप वीडियो समझना चाहते हैं तो एक हफ्ता पहले जो मैंने एक प्रिडिक्शन की थी, बस नाम नहीं लिया था, मैं जानता हूं, प्रिडिक्शन की थी कि ऐसा कुछ खेल है। 92 साल का बुड्ढा जॉर्ज सोरोस उसमें सामने आ गया और उसके मुंह से वो निकल गया, जो कि प्रिडिक्शन मेरी उस टाइम पर थी। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं, मैं अदना सा टीचर हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इतिहास पढ़ाते हुए जो पुराने फुटस्टेप्स हैं या पुरानी जो हरकतें चली हैं, एक राज्य को, एक साम्राज्य को किस तरीके से ओपिनियन चेंज किया जाता था, प्रोपेगेंडा वॉर चलता था, किस तरीके से पब्लिक ओपिनियन चेंज करके राजा को दबाव में लाया जाता था, ये सब चीजें खेल पहले होते थे, आज भी होते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल समझिए। हमारे पुराणों में रामायण, हमारे जो धर्म ग्रंथ है उनमें रामायण का एक विशेष स्थान है। आप याद कीजिए, महाभारत रामायण हो चुकी थी, मतलब युद्ध हो चुका है और सीता माता घर आ चुकी हैं। घर आने के बाद जिस तरीके से सिचुएशन है वो सब जानते हैं। मतलब ये मामला है कि सीता माता घर आ चुकी हैं, घर आने के बाद अयोध्या आ चुकी हैं, लेकिन एकदम से वो शायद कोई धोबी था या कुछ ऐसा था, वो अपनी वाइफ को पीटते हुए कहता है कि तू रात भर कहाँ थी, और अगर थी तो ये बता के कहीं ना कहीं मैं राम थोड़ा ना हूं जो अपनी बीवी को 14 साल बाहर छोड़ने के बाद भी अपने घर में रख लूंगा, मैं नहीं रखूंगा। XYZ टाइप की ये सिचुएशन जो है वहां पर इकट्ठी हो चुकी थी। अब ऐसी सिचुएशन में भगवान राम जो थे उस टाइम, राजा रामचंद्र जी जो हैं, वो अगर हम देखें तो उनके ऊपर पब्लिक ओपिनियन डेवलप होने का एक दबाव पड़ चुका था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये एक तरीके का जबरदस्त पब्लिक ओपिनियन डेवलप हो जाए और लोग इस पब्लिक ओपिनियन को सपोर्ट करना शुरू कर दे और राजा की जो रेपुटेशन है कॉमन मासेस के अंदर, पब्लिक के अंदर, वो डेमोलिश हो और लोग राजा को, मतलब एक इमेज, राजा की इमेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है और स्ट्रांग इमेज होना जरूरी है, मर्यादा पुरुषोत्तम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना सिचुएशंस जो है वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आती है हर सरकार से। शायद इसी चीज को ध्यान में रखते हुए राजा रामचंद्र जी ने सीता माता को घर से जो था देश निकाला दे दिया। उसके बाद जंगल की कहानी। अब उसके 14-15 साल बाद की रामायण के बारे में समझिए। जब लव कुश बड़े होते हैं तो महर्षि वाल्मीकि लव कुश को पूरी रामायण का पाठ पढ़ाते हैं, बाकायदा बहुत ही अच्छी वर्सेस के अंदर, बहुत ही अच्छी कविता के रूप में उन्हें याद करवाते हैं और अयोध्या जाने का आदेश देते हैं कि जाओ बेटा अयोध्या जाओ। अब वही दो बच्चे अयोध्या आते हैं, पूरी रामायण का पाठ करके सुनाते हैं और रामायण का पाठ कंठस्थ करके सुनाते हैं और लास्ट में सीता माता की जो करुणा है, जंगल के अंदर जो व्यथा है, जंगल के अंदर जो संघर्ष है जंगल में, उन्हें बहुत ही सहज भाव से जनता के सामने, अयोध्या की आम जनता के सामने रख दिया जाता है। अब सोच कर देखिए, जो जनता 14-15 साल पहले सीता माता के मामले में इस लेवल पर बात कर रही थी कि यार वो तो 14 साल बाहर रही है XYZ, वही जनता अब भगवान राम पर दबाव डाल रही है, राजा राम पर दबाव डाल रही है कि आपने माता के साथ अन्याय किया है। न्याय अन्याय से जनता को कोई मतलब नहीं होता। जनता को सिर्फ और सिर्फ इस चीज से मतलब होता है कि कौन उनके सामने अपनी किस बात को किस सलीके या तरीके के साथ रख पा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम अक्सर डेमोक्रेसीज कहो या राजपाट कहो, दुनिया के किसी भी रूल में एक होती है। यहां एक किंग है और किंग के, या यूं कहें कि रूलिंग क्लास है, किंग तो मैं नहीं कहूंगा, यहां एक है रूलिंग क्लास। इस रूलिंग क्लास के सामने अगर हम इसकी कॉमन मासेस को यानी जनता को खड़ा कर दें तो ये रूलिंग क्लास जो है वो कमजोर हो जाएगी। अगर ये रूलिंग क्लास और कॉमन मासेस एक हैं तो ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग पावर है
इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत स्ट्रांग पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं होती। राज परिवार या राजा या सरकार और जनता एक स्थान पर, एक जगह पर खड़े हो, स्ट्रांग पावर है, इनको चैलेंज करना बड़ा मुश्किल काम है। और यही कारण है कि कोई भी नई पावर आकर अगर स्ट्रांग पावर से भिड़ेगी तो वो मुंह की खाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां आप अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देखिए, वेनेजुएला का एग्जाम्पल देखिए, क्यूबा का एग्जाम्पल देखिए, वियतनाम का एग्जाम्पल देखिए। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए क्या कि वियतनाम के अंदर वियतनाम वॉर अमेरिका का इकलौता ऐसा वॉर जहां से अमेरिका हार के बाहर निकला है। हार के लिटरली उसे यह कहना पड़ा है कि मेरा आखिरी आदमी कोई रह गया है तो वो वापस आ जाओ, ये आखिरी प्लेन है, इसके बाद हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेते, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, हम तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। वियतनाम वॉर। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे क्यूबा, फिदेल कास्त्रो, गजब भाई साहब, जनता फिदेल कास्त्रो के साथ खड़ी है मजबूती के साथ अमेरिका के अगेंस्ट। उसका नतीजा क्या है? फिदेल कास्त्रो को 100 से ज्यादा बार अमेरिका ने मारने की कोशिश करी, फिदेल कास्त्रो को उखाड़ फेंकने की कोशिश करी, कुछ नहीं हो पाया। वेनेजुएला, यही हाल है, आज भी वेनेजुएला बड़ी मजबूती के साथ अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है। ईरान, सरकार और देश का, जनता का बड़ा हिस्सा अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ है, अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ है। इजराइल, सरकार चाहे कुछ भी है, कॉमन मासेस लड़ रहे हैं, पूरा अरब वर्ल्ड इजराइल के सामने आकर खड़ा हो गया, किसी की औकात नहीं है इजराइल को दबा दे, हरा दे। यहां समझिए, सब में एक चीज कॉमन है, सिर्फ एक चीज सब में कॉमन है, और वो कॉमन है कॉमन मासेस। कॉमन मासेस आकर खड़े हुए किसके साथ? रूलिंग क्लास के साथ या लीडरशिप के साथ। जब जब रूलिंग क्लास और लीडरशिप के साथ ये आम आदमी आकर खड़ा होता है, वो देश कभी नहीं हारता, कभी नहीं हारेगा, ये याद रखिएगा। मॉडर्न सिस्टम में हमारा देश बाहर से आने वाले इन्वेडर्स के खिलाफ क्यों हारता था? हमारे राजा महाराजा, हमारे राजा महाराजा चाहे गौरी आया चाहे गजनी आया, इन सब से हारे इसलिए क्योंकि ये जो इन्वेडर्स थे, इनके साथ इनकी जनता, चाहे वो लुटेरों की फौज थी, भूखे नंगों की फौज थी, जाहिल अनपढ़ गवार जलील लोगों की फौज थी, लेकिन फौज थी। और हमारे यहाँ के पढ़े लिखे समझदार या जो भी XYZ कहीं वो थे, लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम थी। सिद्धांतवादी थे, कुछ भी थे, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इन लोगों के साथ थी वो ये थी कि यहां इन्होंने एक क्लास बना दी कि सिर्फ एक ही क्लास यानी रूलिंग क्लास हथियार उठाएगी, आम जनता को हथियार नहीं उठाना। यानी जनता के लगभग 80 से 85%, कई जगह 90% हिस्से को, कई जगह 95% हिस्से को हथियार उठाने से वंचित कर दिया। इसलिए जब बाहर से रूलर्स आए तो 95% जनता या 90% जनता ऐसी होती थी जो ये कहती थी हमें क्या मतलब है, ये आपस में लड़ते रहेंगे, हम क्या कर सकते हैं। ये हथियार ना उठाने देना एक बहुत बड़ा हथियार था, मतलब बहुत बड़ी कमजोरी थी हमारे देश की जनता को इन्वेडर्स के खिलाफ, हमारे देश का, हमारे राजाओं का इन्वेडर्स के खिलाफ हारने के पीछे का एक कारण जो था। अब ये तो हो गई आम जनता की शक्ति, और आम जनता के साथ जनता राजाओं के, आम जनता राजाओं के साथ नहीं खड़ी होती थी, तो उसके कमी की वजह से हमने क्या चीज लूज करी, या हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या रही, या हमने इतिहास का किस फेज को खोया। अब आ जाते हैं मॉडर्न सिस्टम में। देखो दोस्तों, मॉडर्न सिस्टम में या मॉडर्न हिस्ट्री का जो पीरियड है, अगर हम इसे देखें तो कहीं ना कहीं, माने या ना माने, इस मॉडर्न सिस्टम को यूरोपियन सोसाइटी के अंदर सबसे पहले अपनाया गया। और असलियत में मॉडर्न का मतलब, नॉर्मली जब मैं पहली क्लास में पढ़ाता हूं मॉडर्न, तो आइडियाज कौन कौन से हैं जिसके बिहाफ पर पूरा सिस्टम चल रहा है, वो है लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी। अब ये तीन सिस्टम्स
ये 3 बेसिक आइडियाज हैं जिनके बिहाफ पर सारे का सारा सिस्टम चल रहा है। इन्हीं से निकलकर आपको डेमोक्रेसी, आपको रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके बाद रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, न जाने कितने ऐसे वर्ड्स आपको रोज रोज दिखाई देते हैं, लिबरलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड ऑल, जो कि आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो अलग अलग, लेकिन देखो इनका बेसिक जो थॉट है वो यहां है। अब शुरू में तो ये बिल्कुल ठीक था, जब एक आम आदमी 3 चीजों में घिरा हुआ था, राजा, समाज और धर्म, तो उनसे निकालने के लिए लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और इस तरीके के वर्ड्स अच्छे थे। लेकिन अगर आप देखें तो मॉडर्न वर्ल्ड या प्रेजेंट डे वर्ल्ड के अंदर यहां आप बाकी सब चीजों को, खासकर इक्वालिटी को खास नहीं सुनेंगे। एक वर्ड आप खासकर बार बार सुनेंगे और वो है फ्रीडम। फ्रीडम किस चीज की? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और उसके बाद फ्रीडम टू डू बिजनेस, जो आप काम करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं उसकी फ्रीडम, और फ्रीडम किसकी? कहीं ना कहीं मार्केट की, कि मार्केट को भी फ्री छोड़ दो। ये एक बात समझिए अभी। और दूसरा, ये जो बात करते हैं वो लिबर्टी की बात करते हैं, लिबरल आइडिया, और तीसरी जो सबसे ज्यादा सेक्युलरिज्म, और इसी में एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डेमोक्रेसी। ये सारे वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर अमृत को भी कई मामलों में देखिए, बहुत अच्छी चीजें हैं। मिठाई नॉर्मल आदमी खा रहा है, बहुत बढ़िया, ज्यादा खा रहा है शुगर हो जाएगी। नमक नहीं खाओगे तो मारे जाओगे, ज्यादा खाओगे तो मारे जाओगे। विटामिन्स ज्यादा खाओगे तो समस्या, कम खाओगे तो समस्या, नहीं खाओगे तो समस्या। हर चीज का एक बैलेंस्ड पार्ट होता है। लेकिन कई बार अगर इन्हीं को ऐसे एज एन ऑटो इम्यून डिजीज यूज किया जाए, की फॉर्म में यूज किया जाए, तो क्या होगा? अब ये ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है? नॉर्मली हमारे शरीर में कोरोना भी बीता है तो लोगों को इस चीज के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज हो गई होगी, डिस्कशंस काफी सारे हुए हैं कि नॉर्मली हमारे शरीर में बाहर से हमला करने वाले जो बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, उनसे लड़ने के लिए WBC प्लेटलेट्स वगैरह मौजूद, खासकर WBC मौजूद होती है, जो हमें हेल्प करती है ऐसे बैक्टीरिया, वायरस से लड़ने के लिए, एंटीबॉडीज बनाती है एंड ऑल। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी वही WBC हमारे शरीर के ही ऑर्गन्स को, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को ही पहचान पाने में कैपेबल नहीं होती, और वो अपने ही बॉडी ऑर्गन्स को खाना शुरू कर देती है, किल करना शुरू कर देती है। ऐसे आदमी का बच पाना नामुमकिन सा होता है। इसी को कहा जाता है ऑटो इम्यून डिजीज। जब तक ये समझ में आती है तब तक पूरी बॉडी खत्म हो चुकी होती है। ये ऑटो इम्यून डिजीज आम आदमी के उसमें ही नहीं, असलियत में उस रूलिंग क्लास और इस कॉमन मासेस के बीच में भी क्रिएट हो सकती है। रूलिंग क्लास अगर कॉमन मास के बारे में सोच रहा है और कॉमन मासेस अगर रूलिंग क्लास के बारे में सोच रहे हैं, समझे, और दोनों एक साथ मिलकर खड़े होकर कंट्री, आज मैं इंडिया का यहां पर जैसे नाम लिख रहा हूं, इंडिया के बारे में सोच रही हैं, तो इस दुनिया में कि कोई भी इंडिया को नहीं हरा सकता। अब यहीं पर फॉरेन कंट्रीज की एंट्री होती है, जो फॉरेन पावर्स हैं उनकी एंट्री होती है। अब यहीं पर फॉरेन पावर्स की एंट्री कैसे होती है उसे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखो, मॉडर्न वर्ल्ड की एक खास बात और रही है कि यूरोपियन पावर्स ने इस दुनिया के ऑर्डर को डिसाइड किया है। जिस दिन वास्को डा गामा
1498 में साउथ अफ्रीका क्रॉस करके या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके इंडिया पहुंचा, 21 या 17 मई कुछ ऐसी तारीख थी, इंडिया पहुंचा। तब से यूरोपियन पावर्स वर्ल्ड ऑर्डर को डिसाइड करना शुरू कर देती हैं। 1498 से पूरी दुनिया का जो ऑर्डर है कमोबेश यही ताकतें डिसाइड कर रही थी। एक्सट्रीम पार्ट तब आता है जब 1700 तक आते आते ऑल ओल्ड सिस्टम्स स्टार्टेड डिटीरियोरेटिंग, सिस्टम्स स्टार्टेड कलेप्सिंग। मुगल पावर कलेप्स कर रहे थे, ऑटोमन्स कलेप्स कर रहे थे, मामलुक्स कलेप्स कर रहे थे। दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी पावर्स थी सारी एक के बाद एक धराशायी हो रही थी, कलेप्स कर रही थी। मुगल्स का अपना रीजन था और दूसरी पावर्स का अपना रीजन था, और जैसे जैसे ओल्ड पावर्स कोलैप्स करने लगी, वर्ल्ड ऑर्डर को डिसाइड करने की जो अथॉरिटी थी वो यूरोपियन पावर्स के पास आना शुरू हो चुकी थी। यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अब यूरोपियन पावर्स जो रूल्स, जो रेगुलेशंस डिसाइड करती वही रूल बन जाता। अब इसीलिए वो लोग नए नए कंसेप्ट देने लगे, चाहे वो कंसेप्ट देने लगे व्हाइट मेंस बर्डनशिप। अब सोचकर देखिए व्हाइट मेंस बर्डनशिप का मतलब क्या है कि होल ऑफ दिस वर्ल्ड इज अनसिविलाइज्ड। ये जो पूरी दुनिया है ये अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है। इन सभी अनसिविलाइज्ड को सिविलाइज्ड बनाने का जो बर्डन है वो ब्लैक यानी व्हाइट्स का है। अब ये जो भी व्हाइट्स हैं, ये हमारे कश्मीर वाले व्हाइट्स नहीं। अभी मैं जब कश्मीर होके आया तो कश्मीर के अंदर लिटरली भाई कश्मीरी उसी ठंडे प्रदेशों के हैं, समझे, और कहीं ज्यादा साफ रंग है, तो उनको वो व्हाइट ना समझें अपने आप को। हाँ, कश्मीरी व्हाइट ना समझे कि सर गोरे तो हम भी हैं। एक तो स्टूडेंट कहते सर गोरे तो हम भी हैं। अरे मैंने कहा भाई गोरे तो तुम हो, लेकिन वो मानने तो सही। उनके लिए पहला क्राइटेरिया गोरा होना जरूरी था, दूसरा क्राइटेरिया क्रिश्चियन होना जरूरी था, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, चलो क्रिश्चियन भी नहीं है तो अब्राहमिनिक रिलीजन से होना जरूरी है, जो अभी वाला कंसेप्ट है। तो वर्ल्ड ऑर्डर में एक तो व्हाइट होना जरूरी, अगर आप सफेद हैं नहीं भी हैं तो क्रिश्चियन बन जाओगे तो तुम्हारे पास तुम सिविलाइज्ड हो जाओगे, और जैसा हम कहते हैं अगर वैसा ही करोगे तो ही सिविलाइज्ड होगे, वरना नहीं हो। तो सोचकर देखो व्हाइट मेंस बर्डनशिप, और इंडिया के अंदर आपको मैकॉले नाम का एक बंदा नजर आता है जो इस तरीके की स्टेटमेंट, पता नहीं किस माइंडसेट से, कि पता नहीं ना 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 पता नहीं कहते इसको कहते हैं जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा चलाता है। ये प्रोपेगेंडा चलाना होता है और असली चीज को छिपाना होता है। इससे पहले का भी एक था, लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, मैं आप लोगों को, मुझे बहुत से लोगों ने गालियां बकी हैं, ये अडानी के मामले के अंदर बहुत सारे लोगों ने गालियां बकी हैं कि सर आप तो मोदी भगत हो, ये हो वो हो, ऐसे हो वैसे हो। मैं उनको कह रहा हूं कि दिस इज मॉडर्न डे वॉरशिप, और इस मॉडर्न डे वॉरशिप में, मॉडर्न डे बैटल ग्राउंड में अक्सर प्रॉब्लम से ये वाली आ रही हैं, अक्सर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है मॉडर्न डे वॉरशिप में कि भाई वॉर्स में, कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या रहा है। और मैं तो शुरू से आखिरी तक ये हिस्ट्री के अंदर यही टक्कर मार मार के पढ़ रहा हूं कि असलियत में प्रोपेगेंडा क्या है। तो जॉर्ज सोरोस तक समझना है तो हिस्ट्री के कुछ चीजों को समझिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, उसने यूरोपियनाइजेशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किया। अब ये इंडियन सिविल सर्विसेज का यूरोपियनाइजेशन कैसे है? यूरोपियनाइजेशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज का मतलब ये है कि उसने साफ कह दिया कि इंडियंस आर करप्ट बाय बर्थ और देयरफॉर टोटली अनफिट फॉर सिविल सर्विसेज। आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे यार उसने गलत क्या कहा था, इंडियंस आर करप्ट बाय बर्थ, हमारा सिस्टम ही ऐसा है। अरे प्रभु,
10 साल पहले उन्हीं के राइटर लिख रहे थे कि मॉरलिटी और वैल्यूज और वर्च्यूज के नाम पर एक आम इंडियन एक आम यूरोपियन से कहीं ज्यादा अच्छा है, कहीं ज्यादा एडवांस है। कुछ साल पहले तक वही लिख रहे थे, एकदम से करप्ट कैसे आ गए। और वो लिख रहा है जिसके जो पूर्वज रॉबर्ट क्लाइव एंड ऑल थे, उन्होंने बंगाल को इतनी बुरी तरह लूटा कि वेलेस्ली आके कहता है कि बंगाल जो है, जो दुनिया का कपड़ों का टेक्सटाइल हब होता था, वो एकदम से कहीं ना कहीं क्या कहते हैं उसको, सफेद हड्डियों से अटा पड़ा है। असलियत में ये प्रोपेगेंडा था ताकि इंडियंस को विश्वास दिलाया जाए, दुनिया को बताया जाए और इंडियंस को विश्वास दिलाया जाए कि भाई तुम बेईमान हो, और तुम इतने बेईमान हो कि हम चाहकर भी तुम्हें सिविल सर्विसेज के अंदर अपॉइंट नहीं कर सकते। अब आप सोचकर देखिए, इजंट इट शॉकिंग कि आप इतने ज्यादा बेईमान हो, जबकि वो कह रहा है जो 20 साल पहले तक रॉबर्ट क्लाइव और अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि तुम लूट के यहां करप्शन पैदा कर रहे हो। प्रोपेगेंडा, और अगले 100 साल तक ये प्रोपेगेंडा चला कि इंडियंस आर करप्ट बाय बर्थ, इंडियंस आर करप्ट बाय बर्थ, इंडियंस आर करप्ट बाय बर्थ, और इतनी बुरी तरह समझाया गया कि इंडियंस ने मानना शुरू कर दिया कि करप्ट बाय बर्थ थे। अभी आ रहा हूं अडानी पे, इस जॉर्ज सोरोस की भी ऐसी तैसी, सच्ची बता रहा हूं दोस्त, समझो इस चीज को। अब उसके बाद आ जाओ मैकॉले, अरे इसकी स्टेटमेंट समझो। हालांकि बहुत सी जगह पे हमें इसकी तारीफ करनी पड़ेगी कि आईपीसी और सीआरपीसी वगैरह इसी ने बनाई, ठीक है यार बनाई, लेकिन इसने जो दिमाग खराब किया लोगों का क्या था कि इंडिया और अरब कंट्री सारा सबका आप उठाकर जो क्या कहते हैं लिटरेचर एक तरफ रख दो और ब्रिटेन के प्राइमरी स्कूल की लाइब्रेरी की एक शेल्फ में रखी हुई किताबें एक तरफ, तो प्राइमरी स्कूल जो ब्रिटेन का है उसका लिटरेचर ज्यादा होगा, इंडियन और अरब लिटरेचर किसी काम का नहीं है। भाई यार खुद सोच कर देखो, हमारे यहाँ गीता पुराण और सब चीजें, अरब लिटरेचर के अंदर कुरान लिखी गई, हदीस लिखी गई और सब चीजें, इतनी सारी किताबें लिखी गई, वो सब बेकार। और इनका 5वीं क्लास का स्टूडेंट जो है, इन ब्रिटिशर्स का 5वीं क्लास का स्टूडेंट जो है, वो इंडियंस और यूरोपियंस, इंडियंस और अरब सबसे मिला के सबसे इंटेलिजेंट है। ये समझाया गया, और एक नहीं 150 साल तक समझाया गया कि ब्रिटिशर्स आर इंटेलिजेंट, अंग्रेजी बोलने वाला अंग्रेज होता है। आज भी आप देखो यार, आज भी भाई साहब, मैं हिंदी के अंदर बता रहा हूं, हमारे हिंदी मामले के अंदर अभी मैं यहां हिंदी पे लिखना शुरू कर दूं तो गारंटी की बात है बहुत सारे मेरे ही देश के लोग मुझे कहेंगे सर आप तो हिंदी में पढ़ाते हैं। ये तो शुक्र मनाने वाली बात है, मैं सच बता रहा हूं, हम उस जनरेशन के हैं जिन्होंने इंग्लिश को सबसे ज्यादा अपोज किया था। हाँ, और शुक्र मनाने वाली बात है, आई एम फ्रॉम हरियाणा, और हरियाणा के अंदर जो गुड़गांव के मैनेजर, अंग्रेजी बोलने वाले मैनेजरों की जो हम लोगों ने धज्जियां उड़ाई थी, वो हम जानते हैं कि चल पैसे पकड़ और लेके आ। मामला पैसे का था, वो अंग्रेजी बोलता था, हम बहुत ज्यादा नहीं बोल पाते थे। हम उस जनरेशन के हैं, और थैंक्स टू बहुत सारे बाबा रामदेव टाइप जिन्होंने इन प्रोपेगेंडाज को आगे बढ़ाया। अभी बात करेंगे इसकी। ये समझिए, ये यूरोपियन साइकोलॉजी है, प्रोपेगेंडा बढ़ाना, हवा क्रिएट करना, और बेवकूफ जाहिल अनपढ़ गवार उसके अंदर तैरना शुरू कर देते हैं, हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। अबे सोच कर देखो, व्हाइट मैन्स बर्डनशिप, आज तक इंग्लिश एक ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे जो अंग्रेज हो और अंग्रेजी बोलती एंड ऑल। इंग्लिश का फायदा उठाया हमने, फायदा उठाया, नहीं सिखाते तो वो उनकी समस्या थी, सिखाई उसका हमने फायदा उठा लिया। लेकिन अंग्रेज ये नहीं कह सकते कि अंग्रेजी ही बढ़िया है, और अगर यही बढ़िया थी ना तो कंप्यूटर में अंग्रेजी चढ़ रही होती, संस्कृत नहीं। कंप्यूटर के अंदर बेस्ट यूज करने जाने वाली लैंग्वेज संस्कृत होती, संस्कृत ना होती अंग्रेजी होती। समझे? वो उसके पीछे रीजन क्या है? इनके पास बस हमारे वालों ने ध्यान और कर्म और ये सब चीजों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, और उन्होंने जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोकस किया इममटेरियल, मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर, मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर, मॉरल वैल्यूज की बात ही नहीं करी। हमारी सोसाइटी मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, इंटीग्रिटी इन सब में फंसी रही,
और वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर ट्रेड, सिर्फ ट्रेड, व्यापार, पैसा। हम लोग एथिक्स वगैरह की बात कर रहे थे। हाँ, इंडिया में बहुत सारे मामलों में एथिक्स के चक्कर में हारे और आजकल जाहिरों के चक्कर में हार रहे हैं। जाहिल बहुत सारे, अभी बताऊंगा कैसे कैसे जाहिल। अब मैकॉले, ठीक है जी, आपको पता है इस मैकॉले ने एक स्टेटमेंट के थ्रू आपको इतना चेंज करके रख दिया कि हम लोगों की अंग्रेजी के दबाव में कोई भाषा ही उभर नहीं पाई। कोई भाषा, कोई लिटरेचर नहीं उभर पाई। क्यों? क्योंकि इसने पढ़ा दिया, और ऐसा पढ़ा दिया कि अंग्रेजी सबसे अच्छी है, यूरोपियन लिटरेचर, यूरोपियन लैंग्वेज, यूरोपियन सब कुछ। डेवलप ही नहीं होने दिया, और डेवलप नहीं होने दिया तो आज के दिन हालात देख लो। हमारी कोई लैंग्वेज हो, बहुत सारी मामलों के अंदर किताबें ही नहीं मिलती। मेरी लाइब्रेरी के अंदर 4-5 हिंदी की किताबें, बाकी सारी अंग्रेजी की हैं। क्योंकि प्रॉब्लम यह है, मैं ये नहीं कहता कि हिंदी में लिखना अच्छा, लिखा नहीं आता अच्छा, मैं ये कह रहा हूं भाई साहब, असलियत में उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली ग्रो करने की, और इनके प्रोपेगेंडा ने उस चीज की गला घोट के रख दिया। चलो छोड़ो इस चीज को। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी वर्सेस रशिया चल रहा था, और जर्मनी ने रशिया को कैसे हराया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रशिया कमजोर पड़ रहा था, लेकिन यह कोई नहीं कह सकता कि रशिया हार रहा था। जर्मनी कमजोर, रशिया कमजोर पड़ रहा था, लेकिन रशिया हार नहीं रहा था, और शायद वो अगले कई साल हारता भी नहीं। ज़ारिस्ट रजीम जो है वो अपने आप में बहुत ताकतवर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रशिया हारा दो कारणों की वजह से। एक, ज़ारिस्ट रजीम के अंदर रास्पुतिन नाम का बंदा होता था, और ये रास्पुतिन और कुछ भी नहीं, वैसे तो एक क्रिश्चियन मॉन्क था, लेकिन ये जादू टोना हिप्नोटिज्म वगैरह करता था। और जार का एक बेटा होता था एलेक्सी, उसको हीमोफीलिया नाम की बीमारी थी। हीमोफीलिया नाम की बीमारी वो एक जेनेटिक डिजीज है जो फर्स्ट या सेकंड कजन में आपस में शादी करने की वजह से हो जाती है। हाँ, फर्स्ट या सेकंड कजन में शादी करने से अक्सर कुछ जेनेटिक डिजीजेस होती हैं, ऐसी ही एक जेनेटिक डिजीज हीमोफीलिया है। कलर ब्लाइंडनेस इज समथिंग डिफरेंट, हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज है, हीमोफीलिया यस जेनेटिक डिजीज है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कजन में शादी कर रहे हो। उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। इसीलिए मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया, गोत्र सिस्टम आपके यहाँ, मैं हरियाणा से हूं, हमारे यहाँ गोत्र के अंदर मारकाट मच जाती है अगर साथ सेम गोत्र हो तो, फॉलो ही नहीं होता। गोत्र पहले फॉलो होता है, और गोत्र फॉलो होता है तो वो मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके आया था कि सर फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी का मामला है, ये रिसर्च है कि फर्स्ट कजन या सेकंड कजन में अगर आप शादी करते हैं और जिस सोसाइटी में ज्यादा होती है वहां पर बच्चे जेनेटिकली डिसऑर्डर पैदा होने के सबसे ज्यादा चांसेस है, और 20% तक चांसेस है। तो ये कहना कि भाई ये सब मामला खराब है, तो देखो इस चीज में मैं अभी एग्री नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, एलेक्सी को हीमोफीलिया नाम की बीमारी थी। रास्पुतिन एक मॉन्क कहो या एक जादू टोना करने वाला कहो, वो कैसे भी हिप्नोटिज्म के थ्रू एलेक्सी के खून को बंद कर देता था। इस वजह से इस रास्पुतिन की रेपुटेशन बढ़ गई। अब यहीं से सिस्टम समझो कि क्यों मैं कई मामलों में स्ट्रांग गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूं, और इससे पहले वाली जो वीक गवर्नमेंट थी, इनकम्पिटेंट गवर्नमेंट थी, उसको ज्यादा सपोर्ट नहीं करता। क्यों? रास्पुतिन ने क्या किया, इस चीज का फायदा उठा के ज़ारिस्ट रजीम में अपने जो फेवरेट्स थे उनको अच्छी पोस्ट्स के ऊपर अपॉइंट करवाना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे फेवरेट पोस्ट पे अपॉइंट करवाना शुरू किया, देखो कभी भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारी गवर्नमेंट का, हमारे सबका पता तब नहीं लगता जब नॉर्मल, जैसे अभी नॉर्मल सिचुएशन चल रही है तो हमारे सिस्टम का पता थोड़ा ना लगेगा। किसी भी देश के सिस्टम का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिसीज का, स्ट्रेंथ का पता तब लगता है जब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होती हैं, एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होती हैं, एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं, केवल तभी देश के अंदर सिस्टम या फिर अच्छे सिस्टम का पता लगता है, अच्छे या बुरे सिस्टम का। कोरोना के अंदर इंडिया खड़ा रहा, अच्छा सिस्टम था तभी तो खड़ा रहा, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग था तभी तो खड़ा रहा, इकोनॉमिकली स्ट्रांग थे तभी खड़े रहे, और सबसे ज्यादा तारीफ करनी पड़ेगी लीडरशिप, जिसकी वजह से
इंडिया खड़ा रहा। दुनिया के अंदर बड़े बड़े नहीं तो छोटे मोटे तो ढह गए। हालात यूरोप और अमेरिका तक की खराब है, वो इंडिया से मदद मांग रहे हैं और इंडिया वाले कह रहे हैं लो लाओ भाई साहब, चलो एक काम करो, वो $1 बिलियन वाले जो है ना, कितने 400 मिलियन समथिंग, वो हवाई जहाज बेच दो हमारे को, तुम्हारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा और खुश हो जाओगे। हमारी स्ट्रेंथ अब पता लग रही है ना। हमारी लीडरशिप, चाहे वो नेहरू की हुई, चाहे इंदिरा गांधी की हुई, चाहे राजीव गांधी की हुई, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की हुई, चाहे नरेंद्र मोदी की हुई, हमारी गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ अब पता लग रही है। और ऐसे एडवर्स कंडीशंस में ही स्ट्रेंथ पता लगती है। लेकिन अगर उस एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर चापलूस भरे हुए हो, तो सारे एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर चापलूस भर रखे होंगे ना, तो आपके देश का बर्बाद होना तय है। हुआ क्या, लड़ाई शुरू हुई, इन सारे फेवरेट्स चापलूसों ने क्या किया, अपनी जेबें भरना शुरू किया, खूब दबा के पैसा भरना शुरू किया, खूब दबा के, जो मिला अपनी जेब के अंदर, जो मिला अपनी जेब के अंदर, ब्लैक मार्केटिंग। एक तरफ अंदर से प्रॉब्लम है, जर्मनी ने एक प्लान किया, स्विट्जरलैंड के अंदर लेनिन मौजूद था, लेनिन को रशिया भेज दिया। लेनिन कम्युनिस्ट, उसने कुछ नहीं किया, ग्राउंड लेवल पर जाकर कम्युनिस्टों को भड़काया और साथ में जितना ये एग्रेशन था उसे और भड़का दिया। रशिया के अंदर इतना बुरा बवाल कटा, इतना बड़ा बवाल मचा कि रशिया जर्मनी से तो लड़ना छोड़ो, अपने ही लोगों की लड़ाई में उलझ गया। उसके अपने ही लोगों ने जार को मार दिया, रजीम फेल हो गई, हालत खराब हो गई और सिचुएशन टोटली आउट। इंप्रूवमेंट की गुंजाइश ही नहीं, रशिया को हरा दिया। एक दो देशों की लड़ाई में एक हार गया जो ताकतवर था, जो पॉसिबली जर्मनी को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता था, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। जर्मनी का एक बंदा वहां पहुंचता है, जर्मनी एक बंदे को वहां भेजता है और वो बंदा बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसा जर्मनी को एक्सपेक्ट था। रशिया का जारिस्ट रजीम खत्म, जार खत्म, पूरा एम्पायर खत्म, वहां पर कम्युनिस्ट रजीम एस्टेब्लिश। वो बाद की बात है कि चलो शुक्र है कि कम्युनिस्ट रजीम कामयाब हो गई, वरना रशिया टुकड़े टुकड़े हो चुका होता, रशिया टुकड़े टुकड़े हो चुका होता। अब ये हो गया, अब इसका अगला फेज क्या है, अब मॉडर्न वर्ड समझ लो। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, यानी मैं वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात कर रहा था, याद कीजिए कि मैंने कहा इन सारे देशों को एक चीज की आदत पड़ी हुई है और वो है दुनिया का ऑर्डर डिसाइड करने की। अब वो दुनिया का ऑर्डर किस तरीके से डिसाइड होता है वो अलग अलग लेवल पर देखा जाएगा, लेकिन ये वो पावर्स हैं जिन्होंने शुरू से दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर डिसाइड किया और वर्ल्ड ऑर्डर में उनके हमेशा से सेल्फ इंटरेस्ट्स जो हैं वो सुप्रीम रहे हैं। अपने इंटरेस्ट, यूरोप के अंदर खुद इतना कैलिबर कभी भी नहीं था, यूरोप में इतने रिसोर्सेज, इतने मैन पावर कभी भी नहीं थे कि वो अपने दम पे राज करे। इसीलिए यूरोप ने दुनिया को सिर्फ और सिर्फ लूटा, प्रोपेगेंडा चलाया, व्हाइट मेंस बर्डनशिप, इंग्लिश, यूरोपियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज और सब चीजें। यहां नहीं, दुनिया के हर जगह पर स्लेव ट्रेड जैसे हीनियस क्राइम किए और स्लेव ट्रेड के अंदर जिन लोगों को स्लेव ट्रेड की वजह से नुकसान हुआ, 2016 तक उनकी किस्तें देने वाला ये ब्रिटेन ही है, दुनिया को वो पाठ पढ़ाने वाला। अब यहां जो है, एक चीज को समझिए जो मैं बता रहा हूं वर्ल्ड ऑर्डर के मामले में, कि इन लोगों ने इस वर्ल्ड ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए, ताकि उनके इंटरेस्ट क्रिएट होते रहें, अलग अलग वेपन्स क्रिएट किए। उनमें एक वेपन डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी दो तरीके की फॉर्म में है। अगर डेमोक्रेसी देखी जाए फॉर अ कंट्री, एक देश के अंदर के लोग डिसाइड करें तो डेमोक्रेसी बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर देश में कभी कभार डेमोक्रेसी कामयाब नहीं हो पाती। हम ये मानते हैं कि चलो सब में कामयाब है, लेकिन कई बार आपकी हिपोक्रेसी भी सामने आ जाती है, उसे मैं दिखाऊंगा अभी।
लेकिन यूरोपियंस की एक आदत है कि इस डेमोक्रेसी के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की जाती है, इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, ये आपको अभी दिखाने की कोशिश करता हूं। फिर आपको जॉर्ज सोरोस वाली कहानी समझाऊंगा। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि जॉर्ज सोरोस इकलौता ऐसा बंदा है, पहला है, XYZ कुछ भी ना। जॉर्ज सोरोस के कहानियां या ब्रिटेन और अमेरिका जैसों की कहानियां क्या रही हैं दुनिया के लिए, वो समझिए। 2011 का साल, 2011 से पहले अगर आप देखेंगे तो 1991 के अंदर कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, अमेरिका खाली हो चुका है कि अमेरिका को कोई लड़ाई नहीं लड़नी, लेकिन अमेरिका ने लड़ाई खत्म नहीं करी। अब दुनिया के ऊपर अलग तरीके से रूल करना था, बस इतना है। दुनिया पे अलग तरीके से रूल को मेंटेन करना है, सिस्टम को मेंटेन करना है। और अगर आप में से किसी को लगता है कि 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हो गया, तो मेरा ऐसा मानना यह है कि जब तक नाटो को, अगर कोल्ड वॉर खत्म हो गया होता तो कोल्ड वॉर में लड़ने के लिए जो नाटो बनाया गया था वो भी खत्म हो चुका होता, लेकिन नहीं हुआ। असलियत में अमेरिका की इंटेंशन वॉर खत्म करने की थी ही नहीं, क्योंकि अमेरिका में पल रहे हैं बिजनेसमैन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और खासकर एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यह होती है कि वहां पर कैपिटलिस्टों के इंटरेस्ट्स सबसे ऊपर होते हैं। आप आरोप लगाएंगे इंडिया में भी, इंडिया में भी आ रहा हूं, लेकिन कैपिटलिस्टों के इंटरेस्ट सबसे ऊपर होते हैं। और वहां कैपिटलिस्ट अमेरिका को कभी ना कभी, हर टाइम किसी ना किसी वॉर में झोंके रहते हैं, और खासकर वेपन इंडस्ट्री झोंके रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन रशिया का यहां होना और रशिया में पुतिन का राइज होना और पुतिन का KGB वगैरह जैसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होना अपने आप में बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। रशिया तो हार गया, लेकिन रशिया के दोस्त नहीं हारे थे। यही कारण है 91 के बाद भी अगर आप देखोगे तो अमेरिका के इंडिया के साथ बहुत ज्यादा से अच्छे रिलेशंस कभी भी नहीं रहे, और पूरा का पूरा 90s वाला टाइम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने के बाद भी अमेरिका से कॉपरेशन ना मिलने की वजह से इंडिया वो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अचीव नहीं कर पाया, ग्रोथ ग्राफ अचीव नहीं कर पाया जो होना चाहिए था। अब यहीं से क्यों, और पाकिस्तान और चाइना हमेशा अमेरिका के दोस्त बने रहे, या यूं कहें चहेते बने रहे। लेकिन क्या सिर्फ यही था? और अगर ऐसा ही होता तो अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई क्यों शुरू हुई? लेकिन हमें ये अफगानिस्तान की लड़ाई तो दिखाई देती है, हमें अफगानिस्तान की लड़ाई तो दिखाई देती है, लेकिन 1992 में चंद्रशेखर जैसे प्रधानमंत्री को हटाने के पीछे का जो लॉजिक था, या इंद्र कुमार गुजराल के को हटाने के पीछे का जो लॉजिक है, वो हम आज तक ध्यान नहीं देते। कभी वीडियो बनाऊंगा कि अमेरिका ने कैसे कॉन्स्पिरेसी के थ्रू हमारे एक प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को जानबूझकर हटवाया। भाई, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई, उसके मामले में तो हमारे पास पता ही नहीं है हुआ क्या था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की एक तरफ डेथ होती है, दूसरी तरफ होमी जहांगीर भाभा की डेथ होती है। दो बड़े बड़े लीडर्स, एक स्ट्रॉन्ग पिलर। जवाहरलाल नेहरू के बाद अमेरिका लपलपाई जीभ से उम्मीद कर रहा था कि कैसे भी करके यहां पर एक कमजोर लीडरशिप आए, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बनकर उभरे, जय जवान जय किसान का नारा दे दिया, और एक नारे के चक्कर में पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। अमेरिका इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, निपटा दिया। होमी जहांगीर भाभा कहते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर एटम बम बना के दिखा दूंगा, उनको निपटा दिया। और ऐसे कितने लोग थे जिनको अमेरिका ने निपटाया इंडिया में। अब सोचकर देखो, 92 के बाद तो लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए थी ना, नहीं खत्म हुई। 92 के बाद भी इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस अच्छे नहीं हुए, लगभग 2000 के आसपास तक, जब तक बिल क्लिंटन इंडिया नहीं आ जाते, तब तक बिल्कुल अच्छे नहीं थे। लेकिन अफगानिस्तान वॉर दोबारा शुरू करना 2001 में, हम लोगों को लगता है कि अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर ही था, लेकिन गलत सोच रहे हो। मैंने अभी आपको कहा कि रशिया के फ्रेंड्स, तो देखो, सीरिया, इराक, ईरान, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, ये सारे अभी भी रशिया के बहुत अच्छे दोस्त रहे थे, और अभी भी यहां पर वही लोग मौजूद थे जो किसी टाइम पर रशिया के फ्रेंड्स थे। अभी भी, जैसे सद्दाम हुसैन रशिया का बहुत अच्छा दोस्त रहा, इराक में था। होस्नी मुबारक
सीरिया के अंदर रशिया का बहुत अच्छा दोस्त था, अभी भी था। सॉरी, यहां बशर अल असद सीरिया में, इजिप्ट में होस्नी मुबारक, लीबिया में गद्दाफी, ट्यूनीशिया में ऐसा ही कोई था, लेकिन थी प्रो रशियन गवर्नमेंट। अब आप सोचकर देखिए, अमेरिका ने रशिया को तो हरा दिया है, लेकिन रशिया की जो वेसल स्टेट्स हैं, जहां अभी भी रशिया का बड़ा ताकत रहा है, या यूं कहें अगर रशिया दोबारा से थोड़ा सा भी पावरफुल हो जाता है तो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर रशिया को रोकने वाला कोई नहीं होगा। इनको तो निपटाना जरूरी था। यहां असली गेम खेली गई है, यहां इधर आके असली गेम खेली। यहां आपको हमारे 2019 के बाद वाले सारे टैंट्रम टैक्टिक जो भी है वो सारे इस्तेमाल होते हुए नजर आएंगे। क्या? ट्यूनीशिया 2011 सडन एरप्शन होता है मास अनरेस्ट का, सरकार बदल दी जाती है, जनता उभर कर आती है, गुस्से में होती है, जनता एक मास मूवमेंट शुरू होता है और सरकार बदल दी जाती है। अरब स्प्रिंग शुरू हो गई। ट्यूनीशिया का सीधा मामला पहुंचा लीबिया के अंदर। जो लीबिया आज दोबारा से गद्दाफी को याद कर रहा है कि गद्दाफी वो बंदा था जिसने लीबिया के अंदर, देखो यार डिक्टेटर था तो कहीं ना कहीं नुकसान था, लेकिन उसने शांति बना रखी थी और 700-800 किलोमीटर के लंबे चौड़े इलाके के अंदर पानी की लाइनें बिछा बिछा कर पूरे एरिया को हरा भरा कर दिया था लीबिया को। आज लीबिया भुखमरी की कगार पे है और पूरा यूरोप, टर्की एक तरफ, इटली फ्रांस एक तरफ इसे नोच के खा रहे हैं लीबिया को। टर्की इसे कॉरिडोर बनाना चाहता है और फ्रांस इटली इसे रोकना चाहते हैं और यकीन मानो नोच रहे हैं लीबिया को। और लीबिया को इस नोचने के पीछे का सबसे बड़ी जिम्मेदारी अमेरिका की। अरब वहां के लीबिया के लोगों को ही भड़काया गद्दाफी के खिलाफ और लीबिया के लोगों ने उसे गोली मारी है। सोचिए, ये कोई नया नहीं है, ये शुरू से ऐसा ही चलता रहा है, बिल्कुल नहीं है नया, ऐसे चलता रहा है और चलता रहेगा। ये देखो, उसके बाद इजिप्ट में वही अरब स्प्रिंग कहां पहुंची? इजिप्ट में। और इजिप्ट में क्या किया? होस्नी मुबारक की रजीम को उखाड़ फेंका। क्यों? क्योंकि वो भी प्रो यूएसएसआर था। अब इराक के ऊपर ऐसा सद्दाम हुसैन का कब्जा था कि उसे उखाड़ फेंकना जल्दी से पॉसिबल नहीं था, उस पर पहले ही हमला कर रखा था, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। भाई साहब, आज तक जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने माफी तक नहीं मांगी है, ना अमेरिका ने माफी मांगी कि इतने बंदे मार दिए। आप लोग हिटलर को कहते हो, अमेरिका को देखो कितने मार के उड़ा और माफी तक नहीं मांगता। क्या हुआ? कोलेटरल डैमेज है। हाँ, बशर अल असद आधा सीरिया फूक रखा है। और रही बात यहां के कुर्दिशों की, वो तो हालत आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे कि कुर्दिशों को तो जिस तरीके से बांट रखा है कि कुछ कहने की हद नहीं 5 देशों के बीच में। शॉर्ट में, असलियत में अमेरिका और इन यूरोपियन पावर्स की एक हैबिट है पब्लिक अनरेस्ट क्रिएट करना ऑन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू। अब ये डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्यों भाई? असलियत में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो यूरोपियन पावर्स हैं, इनमें अपनी इतनी ताकत नहीं है कि ये अपने दम पे जिंदा रह सकें। ये यहां मिलने वाले पेट्रोल, गैस, रिसोर्सेज, इन सब पे कब्जा रखना चाहते हैं और यहां वाली रेजिम्स अभी उनको वो फ्री हैंड नहीं दे रही थी। अब यहां 2011 की अरब स्प्रिंग के बाद देखो, ट्यूनीशिया में अमेरिका वाली गवर्नमेंट है, लीबिया पूरे का पूरा फ्रांस, टर्की यानी नाटो देशों के कंट्रोल में है, तो कंपनियां भी उन्हीं की हैं। इजिप्ट में जो मुस्लिम ब्रदरहुड वाली पार्टी है, अल सीसी अभी आए थे, वो भी कहीं ना कहीं अमेरिका के रहमो करम पे ही है और अमेरिका और ब्रिटेन को ज्यादा इन कंपनियों को ज्यादा छूट दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इराक पूरे का पूरा प्रो अमेरिका गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। सऊदी अरेबिया, और यहां तक तो सारे के सारे थे ही। और सऊदी अरेबिया में अरब स्प्रिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो पहले से दोस्त था। जो अमेरिका के दुश्मन थे उनमें तो अरब स्प्रिंग हो जाती है, जो अमेरिका के दुश्मन नहीं थे उनमें अरब स्प्रिंग नहीं होती। ये सोचकर देखिए, 2011 से लेकर 2014 के बीच की बात है। हाँ, 2014 में ISIS आया और ये ISIS और कुछ भी नहीं, एक बैटल ग्राउंड था। मतलब सारे लड़ाके जो मिला गए वो भी अमेरिका ने खड़ा कर रखा था। रशिया ने सिर्फ 6 मिसाइलें गिरी थी, सारा ISIS भाग गया था। 6 मिसाइलें। तो
इन वेस्टर्न पावर्स को समझिए करती क्या है। अब आ जाओ इंडिया पर। अब इंडिया असलियत में मामला क्या था, सिनारियो क्या चेंज हुआ है दुनिया में, वो समझिए। वेस्टर्न पावर्स और अभी पिछले जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से हमारे जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं, उनके स्टेटमेंट सुनिए। वो असलियत में जब भी इतिहास लिखा जाएगा आज से 20 साल बाद, जब ये जो प्रेजेंट जनरेशन है मोदी, अमित शाह और इनकी 20, 30, 40 साल बाद जब ये लोग नहीं रहेंगे, एक तो उम्र है ना सबकी 60 साल से ऊपर की उम्र है, 50, 55, 60 साल से 50 साल के से भी ऊपर की उम्र है, तो 30 से 40 साल बाद 80 और 90 के बीच के होंगे, एक आधा कोई होगा, वो भी अपनी बुरी हालत में होगा, बाकी सब निपट चुके होंगे। तब इतिहास लिखा जाएगा, तब उस इतिहास को लिखने वाले जो लोग होंगे वो लिखेंगे, ये याद रखना, वो लिखेंगे कि दुनिया में वेस्टर्न हेजमनी को तोड़ने का काम हिंदुस्तान के दो लोगों ने किया। दुनिया की वेस्टर्न हेजमनी आइडियोलॉजिकल, देखो वेस्टर्न टेक्नोलॉजिकल हेजमनी को तोड़ने का काम, जो डोमिनेंस था उसे तोड़ने का काम चाइना ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाइना ने दुनिया को यह समझा दिया कि अकेला अमेरिका ही या यूरोप ही दुनिया के अंदर सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी या सामान प्रोड्यूस नहीं कर सकता, हम भी कर सकते हैं। लेकिन आइडियोलॉजिकल जो डोमिनेंस था उसे तोड़ने का काम दो लोगों ने किया, एक डॉक्टर शशि थरूर और डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर शशि थरूर ने वो जो व्हाइट मेंस बर्डनशिप थी जिसमें ये अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यस, जिसमें ये लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि हमारी जो जनरेशन थी वो जबरदस्त है, रेस जबरदस्त है, हमारा ग्लोरियस हिस्ट्री है, तो वो शटर किया कि तुम्हारी ग्लोरियस हिस्ट्री नहीं है, वो लूट खसोट से भरी पड़ी है। पहला क्रेडिट जाना चाहिए डॉक्टर शशि थरूर को, जिन्होंने ये एस्टैब्लिश कर दिया है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि लोग इस यूरोप की हेजमनी को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा फेवर अगर किसी को सपोर्ट करेंगे तो डॉक्टर शशि थरूर को करेंगे। लेकिन जो वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो यूरोपियन आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस है, वर्ल्ड ऑर्डर में यूरोपियन आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस है, उसे तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो वो डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। उनकी एक स्टेटमेंट पूरी दुनिया याद रखेगी आज से 50 साल बाद भी, 100 साल बाद भी, कि यूरोप्स योर प्रॉब्लम इज योर प्रॉब्लम बट योर्स प्रॉब्लम इज आवर्स प्रॉब्लम। ये एक स्टेटमेंट कुछ इसी तरीके की है और ये स्टेटमेंट याद रखी जाएगी कि हां, इस एक स्टेटमेंट से और उससे जुड़े हुए एक एटमॉस्फेयर में जो उन्होंने जवाब अलग अलग दिए डॉक्टर एस जयशंकर ने, वो किस तरीके से यूरोप के डोमिनेंस को, वर्ल्ड ऑर्डर को डिसाइड करने के जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे उसको तोड़ा। इसीलिए दुनिया, यूरोप खासकर ये सोच रहा था, यूरोप ये सोच रहा था कि भाई असलियत में जो डेमोक्रेसी, असलियत में यूरोप और अमेरिका और यूरोप का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, अमेरिका और यूरोप का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो असलियत में चाइना है, वो ये लोग सोच रहे थे। यस, क्योंकि चाइना ने एक तरीके से इकोनॉमिक अटैक किया अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज पर, और इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की वजह से उसने सिर्फ चैलेंज कि मैं इकोनॉमिक सुपर पावर तो बन चुका हूं लेकिन मैं मिलिट्री सुपर पावर भी बनूंगा, इसलिए यूरोप और अमेरिका जाकर चाइना के अगेंस्ट खड़े हो गए। लगे हाथ पॉसिबिलिटी रशिया की थी कि कैसे भी करके रशिया को हराया जाए, लेकिन रशिया को हराने की जगह उसको यूक्रेन के अंदर एंगेज कर लिया कि वहीं निपटा लिया जाएगा। लेकिन इस वॉर में एक जो मेन पावर खड़ा हुआ था या जिससे उम्मीद थी कि वो यूरोप की उंगली पकड़ के चलेगा,
वो इंडिया था। इंडिया के बारे में यूरोप की पावर्स क्वाइट श्योर थी कि क्या कैसे भी करके इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूरोप और अमेरिका को फॉलो करेगा। क्वाड इसका बेस्ट एग्जांपल है। और मजे की बात, अपने वाला जो है, अपने वाला मीन्स देखो यार सीधी सी बात है, वो बड़े प्यार से पिताजी को जो है कि हमारे यहाँ पिता समान जो भी हैं उन्हें कहा था बूढ़ड़ा, प्यार से कहा जाता है। तो कि बूढ़ड़ा मीन्स हमारे जो पिता समान है वो है, बड़े प्यार से सम्मान से, कभी कभार नहीं, उन्हें कभी कभार एक आधी बार, हमेशा नहीं। तो क्या है कि जो अपने वाला है वो खतरनाक है। शुरू में तो इन्होंने इतना ज्यादा पॉजिटिवली शो किया कि हम यूरोप के साथ ही हैं, बोलो क्या करना है। और पूरे यूरोप ने इंडिया के साथ जो कॉपरेशन दिखाया कि हाँ भाई इंडिया हमारे साथ है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ वॉर विद चाइना। बोल भाई इंडिया क्या चाहिए कि जी ये चाहिए ले, ये चाहिए ले, ये चाहिए ले, ये चाहिए ले, सब चीजें दे रहे थे। प्लान ये था कि जब इंडिया और चाइना की बजेगी आपस में तो इंडिया कहीं ना कहीं मार्केट में आएगा हथियारों के, और ज्यादा से ज्यादा हथियार इन यूरोपियन कंट्रीज से ही खरीदेगा। ज्यादा से ज्यादा हथियार इन यूरोपियन कंट्रीज से ही खरीदेगा। प्लान यही था, लेकिन अपनी सरकार ज्यादा चालाक निकली। और शायद जो अमेरिका के रूल्स थे, अमेरिका या यूं कहें कि कैपिटलिज्म के जो रूल्स थे, जो कैपिटलिज्म से रिलेटेड मॉडर्न वर्ल्ड रूल्स थे, उन सारे मॉडर्न वर्ल्ड रूल्स को फॉलो करना शुरू किया। और असलियत में अडानी और अंबानी का जो ग्रोथ है, अडानी और अंबानी का जो ग्रोथ है, टाटा का जो ग्रोथ है, और जो बहुत सारी दूसरी इंडियन कंपनीज जो भले ही कम फॉर्म में है, इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हो रही, लेकिन उनको भी उनका जो ग्रोथ है वो एकदम से क्यों निकल कर आया? क्योंकि असलियत में यहां मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर में या मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में, असलियत में आप समझिए, जियोपॉलिटिक्स में आप में से अगर किसी को कोई लगता है मॉडर्न डे जियोपॉलिटिक्स में कि आपस में आमने सामने एक दूसरे के ऊपर जैसे रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं ऐसे लड़ेंगे, तो आप लोग बड़ी गलतफहमी में हैं। रशिया का यूक्रेन से युद्ध करवाना एक ग्रेट गेम प्लान का छोटा सा हिस्सा है, ताकि रशिया एक छोटे से कमजोर देश के साथ ही इतना ज्यादा उलझ जाए कि रशिया अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्रीज से लड़ ही ना पाए। दूसरा, रशिया भी समझ रहा है इस चीज को, इसलिए रशिया यूक्रेन के अंदर अपनी हैवी वेपनरी, बड़ी मिसाइलें और हैवी मिसाइलें और दूसरी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करने की जगह गुरिल्ला वॉरफेयर के अगेंस्ट छोटे वेपन्स या हल्के वेपन्स या मीडियम वेपन्स इस्तेमाल कर रहा है, ताकि बड़े वेपन्स को वो अमेरिका जैसी कंट्रीज के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सके। यानी दोनों अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं। लेकिन रशिया की एक कमजोरी है, वो ये कि रशिया में कोई भी कैपिटलिस्ट क्लास और बहुत बड़ी कैपिटलिस्ट क्लास नहीं है, जो है भी वो ऑयल और गैस से रिलेटेड है, बाकी नहीं है। लेकिन अगर आप चाइना को देखते हैं और दूसरी तरफ आप सबसे पहले चाइना को देखते हैं, तो चाइना ने अमेरिका और यूरोप के डोमिनेंस वाली सारी वो कंपनियां डेवलप की जो जिनके बिहाफ पर दुनिया चल रही है। चाहे आप व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, जो भी टेक या सोशल मीडिया कंपनियां हैं, चाइना ने पैरेलली अपने देश में खड़ी कर दी। मॉडर्न डे जो इनके मास्टर कार्ड और वीजा हैं, चाइना ने खड़ा कर दिया। इनके ऑयल कंपनीज, इंडस्ट्रीज, कंटेनर्स, इंश्योरेंस कंपनीज कुछ भी हैं, चाइना ने खड़ी कर दी। चाइना इसलिए तो दुश्मन है, इसलिए थोड़ा है कि चाइना के पास वेपनरी है, वेपन से मतलब नहीं है, वेपन तो रशिया के साथ है, रशिया को तो निपटा दिया। भैया एक बंदे के पास बंदूक है, वो खतरनाक कम है, क्योंकि उसको तो पैसा देके या कैसे भी करके मैनिपुलेट कर लोगे, या फिर उसके खिलाफ दूसरे बंदूक वाले को खड़ा कर दोगे।
लेकिन एक बंदा दिमाग लेके खड़ा हुआ है और वो तुम्हारी सुप्रीमेसी को पैसे और दिमाग के नाम पर चैलेंज कर रहा है, वो ज्यादा खतरनाक है। बंदूक वाले को तो बंदूक वाले से निपटाया जा सकता है, दिमाग वाले के लिए खुद का दिमाग ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, और अगर सामने वाला ज्यादा एनर्जेटिक है तो तुम्हें कब निपटा जाएगा पता नहीं लगता। यानी कि अमेरिका और यूरोप वर्सेस चाइना जो हो रहा है, उसमें एक दूसरे के कैपिटलिस्ट्स जो हैं उनको खत्म किया जा रहा है। उनके बिजनेसमैन, कैपिटलिस्ट को तो नहीं कहेंगे, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनको खत्म किया जा रहा है। एक दूसरे की इंडस्ट्रीज खत्म की जा रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट। अब चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपने स्टेट स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्रियलिस्ट्स खड़े किए। चाइना ने अपने स्टेट स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्रियलिस्ट खड़े किए, यानी तभी आप देखोगे ना रातों रात इंडस्ट्रियलिस्ट गायब हो जाता है चाइना से। अभी भी कल परसों एक आधा गायब हुआ है, कई दिन से दिखाई नहीं दिया। खबरें आ रही हैं कि भाई मरमरा तो नहीं गया। हाँ, ये चाइना में पॉसिबल है, क्योंकि चाइना में कैपिटलिस्ट पैदा नहीं हो रहे, एटमॉस्फेयर की वजह से पैदा नहीं हो रहे ना। चाइना में कैपिटलिस्ट असलियत में बनाए जा रहे हैं स्टेट के द्वारा। छोटा मोटा कोई भी बंदा है, उसको इतना सपोर्ट कर दिया कि वो दुनिया के नंबर 1 पे आ गया। थोड़ा सा उसने चू चपड़ करी, जैकमा को उठा के पटक दिया, फिर दूसरे को पटक दिया, रियल एस्टेट गायब कर दी। जो स्टेट के खिलाफ फालतू बोलेगा सबको गायब। यहां चाइना की बता रहा हूं, लेकिन असलियत में चाइना वर्सेस इंडिया, अमेरिका और यूरोप जो हो रहा है, असलियत में उसके इंडस्ट्रियलिस्ट्स की लड़ाई है। इंडस्ट्रियलिस्ट्स की। चाइना इंडस्ट्रीज को ग्रो करवाकर अमेरिका और यूरोप को पछाड़ गया। यह चीज शायद इंडिया की गवर्नमेंट को नहीं समझ में आई थी जब तक 2014 नहीं आया था। यही कारण है हमारे यहां नियो कैपिटलिज्म का एक ऐसा एग्जांपल आया जहां पर अपने सगे संबंधी, दोस्तों, रिश्तेदारों, भाई बंधुओं को, नवीन जिंदल जैसे लोगों को वो मतलब फ्री में आयरन और कोल तो बांटे गए, लेकिन उनको कभी इंटरनेशनल लेवल पर खड़ा करने की कोशिश नहीं की गई। हां, एलन मित्तल और टाटा को सपोर्ट किया गया जब आर्सेलर खरीदी जा रही थी या कोरस स्टील खरीदा जा रहा था, जगुआर खरीदा जा रहा था। टाटा और हमारी इंडिया की दूसरी गवर्नमेंट दुनिया की जो घाटे वाली कंपनियां थी उन्हें खरीद रही थी, वो तब हमारी गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया, सपोर्ट करा कि ठीक है हम आपके लिए थोड़ी सी लॉबिंग कर देते हैं कि वो कंपनी आपको मिल जाए। लेकिन इन्होंने कभी भी कैपिटलिस्ट बनाए नहीं। अब चाइना ने क्या किया, अपने कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट बनाए, और इन इंडस्ट्रियलिस्टों ने दुनिया के अंदर जा जाके अमेरिका और यूरोप की पकड़ को ढीला कर दिया। समझिए इस चीज को। आज जो भी है चाइना ताकतवर रहा या है अभी भी, वो चाइना एज अ स्टेट की वजह से कम और चाइना के उन इंडस्ट्रियलिस्टों की वजह से ज्यादा जिनको चाइना ने क्रिएट किया और दुनिया के अलग अलग देशों में स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में जाकर उन चाइनीज कंपनीज ने अपना होल्ड क्रिएट किया। जैसे यूरोप का मेडिटेरेनियन सी का सबसे बड़ा पोर्ट ग्रीस के अंदर, नाम मुझे स्किप कर रहा है, उस पोर्ट को चाइनीज कंपनी होल्ड कर रही है, हैंडल कर रही है। ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी प्रॉपर्टीज, ग्वादर पोर्ट से लेकर न जाने कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, चाइना का स्टेट उसको ओन नहीं कर पाता, लेकिन चाइना की कंपनी उसको ओन कर गई, ठेका ले गई कंपनी, और प्राइवेट कंपनी ठेका ले गई। इंटरनेशनल लॉज जो अमेरिका के बनाए हुए लॉज थे, यूरोपियन कंपनीज के बनाए हुए लॉज थे, उनके अकॉर्डिंग हैंडल कर गई, स्टॉक मार्केट्स को मैनेज कर गई। यह चीज शायद आज की हमारी सरकार समझ गई। इसीलिए इंडस्ट्रियलिस्ट्स ऑफ इंडिया आर क्रिएटेड। इंडस्ट्रियलिस्ट्स ऑफ इंडिया आर क्रिएटेड, ऑफ इंडिया आर क्रिएटेड। यस, ये क्रिएट किए गए हैं। शुरू तो भले ही राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के समय से, खासकर राजीव गांधी के समय से हल्का फुल्का हो गया, लेकिन पॉलिटिकल उठापटक और बाकी सब चीजों की वजह से ये लोग नहीं कर पाए। ये सरकार किसी की सुन नहीं रही, और इसीलिए इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया, खासकर अडानी अंबानी से लेकर टाटा से लेकर जितने भी हैं, ये जो पुराने थे भी, उन सबको, जो पुराने भी थे, समझ रहे हो, जो पुराने वाले भी थे, उन सबको भी सपोर्ट करके क्रिएट किया गया। एयरटेल, भारती मित्तल,
अफ्रीका के अंदर सबसे ज्यादा इन्हीं का वो ब्रॉडबैंड और सब चीजें हैं। बजाज, हीरो जो इंडियन कंपनीज हैं, दुनिया की ऑटोमोबाइल अफ्रीका की, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से चाइना को बाहर कर दिया, जापान को घुसने नहीं दिया, यूरोपियन कंपनीज तो भूल जाओ। ये क्रिएट किए गए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्रिएट डेवलप की गई, उनमें दो सबसे बड़े सिंबल हैं, बाकी सबको भी वैसा ही सपोर्ट मिल रहा है। नतीजा क्या कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स ऑफ इंडिया अब एक तरफ वो चाइना को चैलेंज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो यूरोप और अमेरिका को भी चैलेंज कर रहे हैं। अब ये अनएक्सपेक्टेड था, ये अनएक्सपेक्टेड था। लड़ने चले थे चाइना से, बीच में घुस गया इंडिया। पता लगा इंडिया अमेरिका और यूरोप के लिए चाइना से बड़ी थ्रेट है, क्योंकि चाइना को तो आप डेमोनाइज कर सकते हो, चाइना को तो आप ड्रैगन बता सकते हो कि इसने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। इंडिया के बारे में क्या बताओगे? डेमोक्रेसी है, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया में डेमोक्रेसी है। चाइना में इलेक्शन नहीं होते, इंडिया में इलेक्शन होते हैं। चाइना जो है वो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी शो करता है, इंडिया नहीं शो करता। इंडिया उन रूल्स को टू द पॉइंट एग्जैक्टली उन्हीं पोजीशंस के ऊपर फॉलो कर रहा होता है जैसे अमेरिका फॉलो कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले कभी इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इतना सपोर्ट नहीं मिला जितना इस बार की गवर्नमेंट को मिला। हालांकि मेरी क्लास में बहुत सारे कहते हैं सर हम दो हमारे दो, गंगा जी साफ करने के नाम के 17,000 करोड़ रुपए अडानी को दे दिए, 1 रुपया गंगा जी जरा सी भी साफ नहीं हुई। मैं कई बार कहता हूं यार एक बार गंगा जी हो जाओ, पता लग जाएगा। बनारस के अंदर गंगा जी हो जाओ, पता लग जाएगा अडानी ने कितनी साफ करी। समझे? इलाहाबाद चले जाओ, जब तक जमुना मैया उसके अंदर मिलती नहीं है गंगा जी के अंदर, तब तक देख लो। और दिल्ली की जमुना देख लो, दिल्ली की जमुना देख लो। भाई साहब जमुना मैया माफ करे, लेकिन भाई बहुत बुरे हाल है। मेरा तो दिल्ली में घर उस जमुना जी के पास ही पड़ता है, अब तो खैर शिफ्ट कर गया, लेकिन जहां तक मैं देखता हूं भाई साहब बहुत बुरे हाल है। तो मेन बात यह है कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स आर क्रिएटेड। अब आप सोच कर देखिए, अडानी सबसे बड़े इन्वेस्टर कहां के हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंदर आजकल सबसे बड़े इन्वेस्टर्स के अंदर हैं। यही अडानी आपको श्रीलंका में भी दिखेगा, यही अडानी आपको हाइफा पोर्ट के अंदर भी दिखेगा, इजराइल के हाइफा पोर्ट के अंदर। ऐसे ऐसी कई जगहों पे अडानी जो है वो आपको लैटिन अमेरिका, ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं आपको लैटिन अमेरिका ले गए, जहां भारत सरकार नहीं पहुंच पा रही थी, इंडस्ट्रियलिस्ट पहुंच रही है। इंडस्ट्रियलिस्ट देश का कमाऊ पूत होता है। हाँ, आपको जिनको लगता है कि भारत सरकार को सरकारी नौकरियां निकालनी चाहिए, हालांकि मेरा खुद की क्लासेस भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को ही पढ़ाने की होती है, लेकिन मैं क्लास में खड़े होकर कहता हूं आप सरकारी नौकरी की तैयारी इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी बची हुई जिंदगी बहुत ऐश से कटे, बिना किसी टेंशन के या प्रॉब्लम के कटे। काम आप नहीं करना चाहते, ये पक्का है, समझे? टैलेंट अपने आप को बस एक बार प्रूव करेंगे, बाकी तो हो गया। ये सबके साथ होता है दोस्तों। लेकिन हर आदमी समझ ले, सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं मिल सकती, ये कड़वी सच्चाई है, ये याद रख लीजिएगा। देश में रोजगार पैदा करने का काम देश के आम नागरिक का ही है, और वो आम नागरिक या तो नौकरी देने वाला बने या नौकरी करने वाला बने। हालांकि नौकरी करने वाले की भी जरूरत है, लेकिन देने वाले की ज्यादा जरूरत है। हमारे देश में नौकरी करने की माइंडसेट है, नौकरी देने का कोई माइंडसेट नहीं है। हमारे यहां ठेला लगाना बड़ा अपमानजनक समझा जाता है। शुक्र मनाता हूं वो एमबी, कौन सा एमबीए चाय वाला है, कौन सा चाय वाला है, उस छोटी उम्र के लड़के को जिसके बड़े मोटिवेशनल थॉट्स मेरे को 2-3 दिखाई दिए, जिसमें वो कह रहा है कि आपको काम की कैसी शर्म। अभी मैं एक सुन रहा था कि 40-50 करोड़ लोग जो लड़के जो हैं वो केवल इसलिए परेशान हैं कि वो अपने बाप के काम को अपनाना नहीं चाहते और नौकरी करना चाहते हैं, और नौकरी उनको वैसे मिल नहीं रही। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अपने पिताजी के जमे जमाए काम को, चाहे वो दुकान है चाहे कुछ भी, उसे नए ढंग से करने की कोशिश करो। उसे छोड़ क्यों रहे हो? हाँ, क्यों छोड़ रहे हो ये बताइए। नए काम को सीखने में एक जनरेशन निकल जाती है, ट्रेडिशनल काम जो है उसे आगे बढ़ाओगे तो उससे बढ़िया क्या? बहुत सारे मामलों में यस, ट्रेडिशनल काम को आगे बढ़ाओगे तो उससे बढ़िया है ही क्या भाई? अच्छा करो।
यहां पर क्या है, इंडस्ट्रियल अप्रोच नहीं थी। अब यही तो प्रॉब्लम है। अब ये कह रहे हैं हम तो, हमारे तो गुजरात से ही क्यों। भाई मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मुझे अब बिहार वाले भाई ये बता दें कि बिहार में कितना लड़का खुद का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करता। मुझे हरियाणा वाले, मैं तो हरियाणा से हूं ना, आप हरियाणा वाले एक बात बता देना, हरियाणा में तो खैर इतना शोर नहीं है, फिर भी हरियाणा वाले एक बात बता दें, अगर ये जमीनों के रेट ना बढ़े हो तो तुम्हें सरकारी नौकरी के अलावा आता क्या? बिजनेस करना किसको आता है ये बताओ। बिजनेस करना फौज में, पुलिस की नौकरी में, एसएससी की नौकरी के अलावा हरियाणा में 2-4 बनियों की क्लास को छोड़ दिया जाए तो बनियों, मतलब खुद का बिजनेस करने का कितनों में ललक है, प्रॉपर्टी डीलर से ज्यादा सोच नहीं पाते। पंजाब वाले हैं कुछ, लेकिन उनमें भी डीलरपना ज्यादा है। यूपी बिहार पूरा उठाकर दिखा दे, पूरा मध्य प्रदेश तक, महाराष्ट्र तक उठाकर दिखा दो, या तो आपको वो बिजनेस क्लास साउथ में मिलेगी, या वो बिजनेस क्लास कंसंट्रेटेड है गुजरात, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मारवाड़ी। शुक्र मनाना है मारवाड़ी का। सच बता रहा हूं, मैं बड़ा पसंद करता हूं इस कौम को, इसलिए नहीं कि मारवाड़ से या कुछ भी ना, इसलिए कि धंधो करने आते हो। भाई साहब बिजनेस क्लास को बचाने वाले एक लोग हैं, वरना बंगाल से लेकर हिंदुस्तान का जो बुरा हाल किया, हमारे यहां नौकरी लेने वालों की लाइन ही खड़ी होती है, बिजनेस करने वालों की लाइन नहीं खड़ी हुई। ये मारवाड़ियों को, और थैंक्स टू महाराजा बड़ौदा जिन्होंने एक बिजनेस कल्चर डेवलप किया। मोदी उसी बिजनेस कल्चर से आया है, इसीलिए स्टार्टअप योजना से लेकर दूसरी योजनाएं चलाई, और पता लगा वो जो सारी की सारी दूसरी योजनाएं थी सब बर्बाद। क्यों? क्योंकि वर्क कल्चर, बिजनेस स्टार्ट करने का कल्चर नहीं है, हमें आदत नहीं है बिजनेस करने की, और इंडस्ट्री लगाने की तो आदत बिल्कुल ही नहीं है। एक छोटी सी कम्युनिटी यहां पर इंडिया के इस हिस्से में है। अच्छा एक बात बताओ, आप बंगाल के अंदर 4 बिजनेसमैन के नाम बताओ, यूपी के अंदर बताओ, झारखंड, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में कहीं बताओ, जो बिजनेस को डेवलप करने के लिए विजन रखते हो, बड़ा बिजनेस। प्रॉपर्टी डीलर की बात नहीं कर रहा भैया, और दलाल की तो बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, आड़तिये की भी बात नहीं कर रहा। बिजनेस का मतलब है कोई बड़ी इंडस्ट्री लगा रखी हो। भाई साहब बंगाल के अंदर नैनो कार फैक्ट्री लगी लगाई भगा दी थी, लगी लगाई, और आज वो रोती फिर रही है कि जी हमारे उसमें आके वो इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्ट कर दें। क्यों कर दें? लात मार के भगाया था तुमने टाटा को, लात मार के। अबे बिजनेस कल्चर है कहां भाई, ये तो बता दो कहां है। हम दो हमारे तो चीख रहे हो और वो गुजरात से चीख रहे हो, ये बता दो। मैं अपने हरियाणा की वो बात करता हूं, मैं कितने बिजनेसमैन को जानता हूं जो बड़े बिजनेसमैन हैं। भाई साहब मैं नहीं जानता 2-4 के नाम भी ढंग के, जिनके अंदर इतना टैलेंट हो। जिंदल साहब खड़े हुए थे, और जिंदल साहब भी कांग्रेस के अंदर रह के कांग्रेसी हो गए, उसके बाद तो गया। और हो सकता है ऐसा जो लोग कहते हैं, मैं मान कर अगर बैठूं कि जिंदल साहब को कांग्रेस ने इसलिए बनाया ताकि कोई फाइनेंस होता रहे, बाकी जिंदल स्टील एक तरीके से रुकी गई क्योंकि पार्टी का दामन थाम लिया और उससे आगे बढ़ी नहीं, और उसमें भी स्कैम्स इतने थे कि कुछ कहने की हद नहीं। अब यहां पर इसी बिजनेस क्लास को तो ये सरकार डेवलप कर रही है। अब यहां ये जो बिजनेस क्लास है, यूरोपियन पावर्स इस बिजनेस क्लास को डेवलप होते हुए देख नहीं पा रही कि ये डेवलप कैसे हो रहे हैं। हम इंडिया को तो हमने लूट के खाना था ना, स्टॉक मार्केट हमारी, सब चीजें हमारी। तो यहां असलियत में या तो इन बिजनेसमैन को गिराओ, लेकिन इन बिजनेसमैन के पीछे इंडियन गवर्नमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप इनको अपोज करते हैं ना, तो भाई एक काम करना, सिर्फ एक औकात है ना, तो पहले इन दोनों के प्रोडक्ट्स लेना बंद कर दो, और सबसे पहले तुम्हारे मोबाइल में जो जियो का सिम चल रहा है ना, उसे लेना बंद करो, और उस सिम की जगह पहले बीएसएनएल या बीएसएनएल का जो सिम या जो सरकारी सिम आ रहा हो उसको डालो, डॉल्फिन वॉल्फिन पता नहीं क्या नाम है, और उससे इस नेट की सर्विस को चलवाओ। तब अडानी को गाली बको कि हम सरकारी सेवाएं प्रयोग करके अडानी को गाली बक रहे हैं। वरना बेटा औकात नहीं है तुम्हारी, मुंह नहीं है तुम्हारा किसी लायक तरीके से
इन इंडस्ट्रियलिस्टों को गाली बकने का। चलो ठीक है, जियो का नहीं, एयरटेल का तो होगा इंडस्ट्रियलिस्ट। चलो एयरटेल नहीं, आइडिया वोडाफोन का तो होगा, इंडस्ट्रीज है। अब ये कहना कि हम दो हमारे, तो ये गलत फहमी है। 5G का नेटवर्क टाटा को भी मिला है, अडानी को भी, अंबानी को भी, और एयरटेल को भी, मित्तल जी साहब को भी, सबको मिला है। तो ये कहना कि इसको मिला उसको नहीं मिला, वो सब गलत बात है। और इन इंडस्ट्रियलिस्टों के अगेंस्ट अब कौन खड़ा हुआ है? यूरोपियन पावर्स। अब उन्हें पता है कि एक नेक्सस है, एक ग्रुप है, या यूं कहें कोलैबोरेटिव फॉर्म में है। अब सरकार जो है वो डेमोक्रेटिक है, तभी तो जॉर्ज सोरोस जैसा बंदा क्या चाहता है कि डेमोक्रेटिक है तो एक प्रोपेगेंडा चलाए और लोगों को भड़काए, प्रोपेगेंडा चलाए, लोगों को भड़काए कि डेमोक्रेसी के अंदर सबसे मेन बात है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आप लोगों को यहां पर दिखाई देगा एक काम। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपको एक चीज दिखाई देगी, और वो है प्रोटेस्ट, जो इंपॉर्टेंट है। 2019 से उठाकर देख लो भाई साहब, मैं यही तो कह रहा हूं, रूलिंग क्लास कुछ भी करेगी वो दिखेगा, लेकिन ये लोग डार्क पर्सनैलिटीज जो हैं उसी जनता के बीच में, तीस्ता सीतलवाड़, वो उमर खालिद, और वो इमाम क्या नाम था, शहला रशीद, ये लोग चुपचाप बंद कमरे में शांति से बैठ के लोगों को भड़काते हैं और लोग वैसा वैसा प्रोटेस्ट करते हैं। सीरीज उठाकर देखो आप, 2019 भाई 2014 से 19 तक तो इन्होंने कोशिश करी वो प्रोपेगेंडा चलाने की कि इंटॉलरेंस 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 इंटॉलरेंस, ठीक है, इंटॉलरेंस। अब इंटॉलरेंस एक ही जगह है, दोनों तरफ है। कन्हैया को भाई, आज वो नासिर और जो दो लड़के मारे गए हैं, वो एक दो दिन पहले की खबर है, भिवानी के अंदर जिंदा जला दिए गए। इंटॉलरेंस केवल हिंदू धर्म में ही आई या मुस्लिम्स में भी थी? क्योंकि मारने वाले वो जो कन्हैया को मारने वाले थे, कन्हैया लाल क्या नाम था, हाँ कन्हैया लाल जी को मारने वाले थे, उनके ऊपर भी तो आरोप है यार। ऐसा थोड़ा ना होता। तो इंटॉलरेंस दोनों जगह है, वो क्यों है उस पर डिस्कस मैं अगली वीडियो में करूंगा। लेकिन रियलिटी खुद सोचकर देखो यार ईमानदारी से, कि डेमोक्रेसी के अंदर प्रोटेस्ट 4 दादियां बिठा दी 2019 के अंदर, मामला ही नहीं था। अबे बेवकूफों के पूरा रैला जो था वो किस लिए लड़ रहा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले रिफ्यूजीज में मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया? भैया मुसलमान वहां से आएगा ही क्यों? और पहली बात, जाहिल अनपढ़ गवार, क्या बताऊं तुझे मैं, उसके अंदर उस सारी जो भी लोग उसको प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, उनसे एक बात पूछनी थी, भाई साहब किसने कहा था कि यहां से आने वाले मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी? जो आएगा 11 साल रहे, नागरिकता मिल जाएगी। जो बेचारे दुखी हैं, गरीब हैं, जिनको अपना धर्म तक मानने की आजादी नहीं है, उनकी लड़कियों को दिन दहाड़े उठाया जा रहा है, उनके चेहरे पे रेप वो फेंक दिया जा रहा है, उनको कोर्ट तक सपोर्ट नहीं कर रही है, ब्लास्फेमी के नाम पे उनको मारा जा रहा है, हिंदू होने के नाम पे मारा जा रहा है, सिख होने के नाम पे मारा जा रहा है। तरन तारण के मेन ग्रंथी की लड़की का उठा के धर्म परिवर्तन करवा के, वो जो T2 है, क्या नाम है उसका, वो मियां समथिंग दाढ़ी वाला, वो धर्म परिवर्तन करवा के प्राउड फील कर रहा है। ऐसे लोगों को, मतलब ऐसे अत्याचारियों से बचाने के लिए ही तो वो लोग आ रहे थे। ये कानून लाया गया था कि वो लोग आएंगे तो उनको सपोर्ट किया जाएगा, 5 साल रहे तो सही, 11 की जगह 5 साल, लेकिन ना, बुरके वाली बिठा दी गई है और 4 दादियां खाट पे बिठा दी। 4 दादियों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता नहीं, कुछ नहीं पता, बात कौन करेगा? कोई नहीं। और तीस्ता सीतलवाड़ जैसी उनके अंदर कहती हुई सुनाई दे रही है। अबे मैं खुद गया था 3-4 बार उन प्रोटेस्ट्स में, 3-4 बार होके आया, मैं जाके बात करके आया। अरे इतना ज्यादा कंफ्यूजन किसी भी उसके अंदर कि जी नंगा रखा जाएगा, कागज कहां से लाएंगे, ये कहां से लाएंगे, वो कहां से लाएंगे। चचा हमारे बकरी खा गए, कोई जाहिल पता नहीं क्या कह रहा था कि अपना नाम रंगा बिल्ला बता देना, बता दो, सरकार के बाप का क्या जाता है, तुम रंगा बिल्ला बताओगे, इसका मतलब ऑटोमेटिकली तुम्हारा नाम ही गायब हो गया। लड़ते रहो 20-30 साल 50 साल, तुम्हें बेवकूफ बना दिया गया। और 4 दादियां, बेटा इस उम्र में हम कहां जाएंगे। और टाइम्स मैगजीन वाले उसको कह रहे हैं कि मतलब फोटो ऑफ द वीक, और वही मोदी जी को कह रहे हैं डिवाइडर ऑफ इंडिया।
मतलब खुद सोच के देखो यार, खुद सोच के देखो कि मामला क्या था, कि एक तरफ दादियों का एक तरफ वो है और उसके बाद तीस्ता शीतल वार्ड की फोटो आ रही है, सब कुछ आ रहा है, हालत खराब। लेकिन क्या करें, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी। उस डेमोक्रेसी के अंदर प्रोटेस्ट को यूज किया गया, ऐसा प्रोटेस्ट शुरू किया गया जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं था, कोई सॉल्यूशन नहीं। ये सरकार नहीं, वापस लो, नहीं तो हम नहीं हटेंगे, वापस, ये आदत, हम नहीं हटेंगे, वापस लो। सरकार को नीचा दिखाना एक ऑब्जेक्टिव था। शुक्र है ये सरकार जिद्दी है, नहीं सुनती किसी की। मैं तो सपोर्ट इसलिए करता हूं कि भाई साहब मेरा भी नंबर आएगा ना एक बार को, तो ठीक है, कुछ दिन तो ऐसे ही चलना चाहिए। हम नहीं सुनेंगे, वापस लो। उसके बाद वो किसानों का मुद्दा, भाई साहब ऐसे कौन लोग होंगे जो अब आड़तिए बैठे थे, टिपिकल आड़तिए। आप समझिए, मैं कितने अपने किसान रिश्तेदारों को जानता हूं जो ये कह रहे हैं भाई साहब हम तो इन आड़तियों को लात मार के भगाना चाहते हैं, सबसे ज्यादा फायदा तो ये खा जाते हैं हमारा, हमें तो हमारी फसल फ्री में लेके और सारा फायदा खुद खा जाते हैं। हम तो चाहते हैं सरकार इनको लात मार के भगाए, एपीएमसी में तो खुश हैं, लेकिन ना, खालिस्तानियों को लाके बिठा दिया सिंधु बॉर्डर पे, और सरकार को प्रोवोक करने के नाम पे 26 जनवरी को जो तांडव किया वो भी देखो। भाई साहब 2018 की अर्बन नक्सलिज्म की रिपोर्ट जो है ना, उसने दिमाग हिला दिया था। लेकिन ये वो लोग थे जो डार्क पर्सनैलिटीज हैं, जो दिखाई नहीं देते, इनका साया भी नहीं दिखेगा, लेकिन आप सबके बीच में, आपके दिमाग में एक घर कर जाएंगे ये लोग। और उन सब के पीछे बैठा होगा कौन? जॉर्ज सोरोस। उस जॉर्ज सोरोस ने किसे हटाना है? इंडियन गवर्नमेंट को। कौन सी गवर्नमेंट आनी चाहिए? कमजोर, जो जरा जरा सी बात के ऊपर हिल जाए, ताकि जॉर्ज सोरोस जो कहता है कि भैया मेरा काम है पैसा कमाना, उसमें थोड़े बहुत लोग अगर मर भी जाते हैं, इफेक्ट हो भी जाते, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा भला कर देता हूं। इस गेम को समझिए। बस इस बुढ़ाऊ को, ये जो बुड्ढा है, इसकी फ्रस्ट्रेशन बाहर आ गई है, क्योंकि 2019 से लगा हुआ है, समझ नहीं पा रहा क्या करूं। अडानी को गिराकर हिंडनबर्ग के नाम पे या कैसे भी करके मोदी गवर्नमेंट को गिराना चाहता था, समझ में नहीं आया, सरकार मजबूत थी, निपटा गई, और इसकी फ्रस्ट्रेशन बाहर आ गई। असली लड़ाई अब शुरू हुई है 2024 की, उसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है। पहले 2024 में कैसे भी करके इंडिया को कंट्रोल करना चाहेंगे, और अगर इंडिया कंट्रोल नहीं हुआ और इंडिया उन्हीं टर्म्स कंडीशंस पर चला या इसी गवर्नमेंट की पॉलिसी पर चला, तो दुनिया इंडिया को सुपर पावर बनते हुए देखेगी। और अमेरिका और यूरोप इस चीज को जानते हैं, इसलिए डू और डाई लाइक्स एफर्ट्स किए जा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत कोशिश करी कि इसको छोटा बनाऊं, लेकिन भाई ईमानदारी से लेक्चर लेने की आदत है, टीचर हूं ना, तो 3 घंटे तो मिनिमम बोलना ही आदत पड़ जाती है, तो इसलिए एक टॉपिक से कहां का कहां निकल जाते हैं। लेकिन इस चीज को समझिए, यही जियोपॉलिटिक्स है। धन्यवाद।